मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में मैंने आप लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वगैरह बताने के बाद जाते जाते बायोट सेवर्ट लॉ समझाया था, ठीक है। तो वहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि आगे इसी के एप्लीकेशन है बेटा। बायोट सेवर्ट लॉ को शॉर्टकट में एक बार फिर से देख लो, दोबारा से सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके आसपास किसी भी पॉइंट पर जरूर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यह आपको ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में समझा दिया गया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए बायोट सेवर्ट ने एक लॉ दिया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर इसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट पहले लिया जाए, क्योंकि किसी भी कंडक्टर अगर बहुत लंबी लेंथ है उसकी, तो उसके एक छोटे पार्ट के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बायोट सेवर्ट लॉ उस छोटे पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका फॉर्मूला देता है एक तरीके से, ठीक। तो मान लेते हैं इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये डिस्टेंस तो नहीं, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है भाई। तो उस स्थिति में इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। तो फॉर्मूला ये कहता है कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा, और डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लग जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे डेरिवेशंस होने हैं। डेरिवेशंस कौन से? तो एक्चुअली जैसे ये मैंने एक जनरल कोई भी कंडक्टर ले लिया जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसी तरह के अलग अलग केसेस हैं भैया। जैसे कि एक सर्कुलर लूप, अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जरा ध्यान देना। ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसमें से करंट पास हो रहा है। मान लीजिए यहां से करंट ऐसे पास हो रहा है, आपके नोट्स में तो शायद फिगर भी बनी होगी, ठीक है। करंट ऐसे पास हो रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके हम कर सकते हैं क्या? तो एकदम कर सकते हैं भाई, जरा ध्यान दीजिए कैसे कर सकते हैं। करंट मान लीजिए आई है, इसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल ले लो। समझ रहे हो मैंने क्या आई लिखा है, क्या डीएल लिखा है? करंट तो आई है भाई जो इसमें से पास हो रहा है, और इसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, किसका लेंथ एलिमेंट, ये सर्कुलर लूप का, उसको डीएल मैंने मान लिया, ठीक। तो यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो भी इसका रेडियस होगा, रेडियस क्या माना हुआ है यहां पर, ठीक है। बोलो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो जरा ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेगा। अगर आपको इसको सीधे हाथ से पकड़ो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। एक बच्चा कहता है इधर से उल्टा आ जाएगा, कैसे उल्टा आ जाएगा भाई, इसको ऐसे सीधे हाथ से पकड़ो, यहां पे भी इनवर्ट, यानी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, इनवर्ट। चाहे कहीं से भी आप चेक कर लो, आप यहां से चेक कर लो, ऐसे हाथ रहेगा, करंट ऐसे जा रहा है और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। चाहे यहां पे चेक कर लो, करंट ऐसे जा रहा है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। यस और नो? तो एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। यस, कोई दिक्कत? और वो मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालना चाह रहा हूं। पहले छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण, फिर पूरे लेंथ के कारण इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर
तो देखो बाय बायोट-सैवर्ट लॉ, इफ dB is small magnetic field at center of loop due to small length element dl, then by बायोट-सैवर्ट लॉ आप क्या लिख सकते हो बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन कितना हो गया, अरे ये 90 कैसे। तो बेसिकली थीटा होता क्या था यहां पर भाई, जो भी लेंथ एलिमेंट से इस पी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है और करंट, इनके बीच का एंगल। आप देखो यहां पर क्या होता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उन दोनों को मिलाओगे लेंथ एलिमेंट से तो जो बीच का एंगल होता था, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। आप कहोगे आपने तो टेढ़ा बनाया है, भाई वो 90 डिग्री होगा चाहे मैं यहां बना दूं तब भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। वो कहीं मैं बना दूं सेम ही रहेगा 90 डिग्री, गेटिंग और नॉट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सर्कल में रेडियस हमेशा सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर होता है। यस अब ये साइन 90 डिग्री यहां पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बाद इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन आप लोग को इंटीग्रेशन में याद करते हो अच्छा इसके बाद ये करना है, बात खत्म, इसीलिए न्यूमेरिकल में फंस जाते हो। आप लोग को ये ध्यान रखना होगा, पहली बात तो डीबी इधर है तो डीबी का इंटीग्रेशन होगा उधर डीएल का, डीएल के अलावा डीएल का है तो इधर एल वाला कोई भी होगा तो वो भी इंटीग्रेशन में इंक्लूड होगा, अदरवाइज बाकी सबको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और कभी किसी क्वेश्चन में ये वेरिएबल हुए तो उनको भी एक वेरिएबल में लाना पड़ता। क्या कह गया मैं, मेरी बात को समझना, डीएल का मतलब खाली एल वालों का इंटीग्रेशन होगा, इसमें से कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आप देखो ये कांस्टेंट है, करंट भी फिक्स है भाई, लेंथ इतना लो चाहे इतना लो, करंट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, रेडियस पे फर्क पड़ेगा, चाहे लेंथ इतना लो इतना लो, तो ये सब क्या है, तो कांस्टेंट है तो इनको बाहर करो, इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डीएल का। गेटिंग और नॉट, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा, आराम से समझो, ये छोटा डेरिवेशन है, अगला बड़ा डेरिवेशन है, कंसेप्ट यहाँ ठीक रहेगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 2 लाइन के डेरिवेशन को भी मैं 3 या 4 लाइन में कराता हूं, एक एक लाइन लिखता हूं, मैथमेटिकल स्टेप्स एक एक लिखता हूं, आपको समझ आता है आप जंप कर लो चलेगा, हम हर स्टेप लिखते हैं ताकि हर बच्चे को समझ आए। अब लिमिट लेंगे हम इसकी, इंटीग्रेशन लेंथ कितने से कितनी हो सकती है सर्कुलर लूप की, भाई मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 2 पाई आर। भाई लूप की लेंथ क्या होती है, उसका सरकमफेरेंस, तो मिनिमम क्या हो सकता है 0 और मैक्सिमम, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमें अगर 0 लूप लोगे तो 0 मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लेंथ होगा ही नहीं, मैक्सिमम जितना भी होगा मैं मान लेता हूं भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा डीबी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा 0 से बी तक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा 0 से 2 पाई आर तक। यस और नो? अब इसको b माइनस 0 कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर,
और 2πr-0 कर लो बेटा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/r² इंटू 2πr। r से r कैंसल, 2π से ये 2 टाइम्स कैंसल, तो टेक्निकली फॉर्मूला क्या आ गया b का, म्यू नॉट i अपॉन 2r। यस और नो? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो आना तो आगे है लेकिन पढ़ना तो है ही तुम्हें, और तुम्हें ऐसी बात नहीं है वो बात पता नहीं है, इसलिए मैं अभी समझाना चाहूंगा। कहोगे क्या बात है ऐसी? आपको पता है कि अगर मैग्नेट कोई रखा हो नॉर्थ और साउथ, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगी? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। पढ़ा है आपने कभी? 10th क्लास में पहली बार पढ़ा था। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकलती हैं, ऐसे जाती हैं। यस? ऐसे जाती हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत ध्यान से देखो जरा, अब इस लूप में मैं बनाऊंगा तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। मैग्नेट की जगह पर अगर मैं इस सर्कुलर लूप को यहां पे रख दूं जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, लूप को क्या रख दूं, मतलब उसके कंपैरिजन में मैं यहां पे अगर एक लूप बना दूं, और आपको पता है कि इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप हो रही है, और ऐसे राइट हैंड रूल से हम देखें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इधर बाहर आ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं जरा ड्रॉ करूं तो ऐसे आएगा, यहां अंदर गया और इधर बाहर आया। 3D फिगर समझना। लेकिन ये जो लूप रखा हुआ है, कोई एक बच्चा कड़ा दोगे, ये जो लूप रखा हुआ है वो यू रखा हुआ है, ये जो ग्रीन वाला, सॉरी येलो वाला लूप है, और जो ये जो व्हाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप हो रही है वो इस तरह जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये वर्टिकल प्लेन पर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे डेवलप होंगी। जरा कंपेयर करके देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही जैसी बन गई, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और उधर से बाहर निकल के ऐसे आ रही है, सेम बन गई। यानी कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है जैसा कि एक बार मैग्नेट करता है। यस? इसीलिए एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को हम मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, या मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करते हैं। डायपोल, मैग्नेट को मैंने बताया था ये डायपोल ही होते हैं, ये मोनोपोल होते ही नहीं है, मतलब सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ होता ही नहीं है। और सेम उसी मैग्नेट की तरह ये भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, यानी भी कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। तो आप यहां पे ये लिख सकते हो a current carrying circular loop acts as a magnetic dipole। और क्यों? क्योंकि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है जिस पैटर्न पे एक मैग्नेटिक डायपोल करता। क्लियर है? यहां इवन की डायपोल मूवमेंट भी होता है इसका, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था फर्स्ट चैप्टर में, वैसे यहां मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा। ठीक है, सारी चीजें आएंगी इलेक्ट्रोस्टैट्स की। एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा।
इक्वेटोरियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टॉर्क जनरेट होता था, यहां मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क जनरेट होगा। वो 5-6 टॉपिक तो बैक टू बैक सेम आएंगे डायपोल वाले। तो अगर आपके माइंड से निकल गया है तो जितनी जल्दी हो सके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये समझ गए, नोट करो। थोड़ा सा इंट्रो दिया है, ये अलग से आगे जाकर टॉपिक आएगा प्रॉपर, तो थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन होगा। ये तो समझ तो गए ना, चलिए फटाफट नोट करिए। ये समझ गए डेरिवेशन, लेकिन बायोट-सैवर्ट लॉ में एक गलती हो गई है मेरे से, इसीलिए मैंने लाइव ऑन करके तब बताया कि वो गलती आगे तक की दिक्कत ना करे। यहां पे उस गलती का कोई असर नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा वो भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये जो आर मैंने यहां लिखा था, बाई मिस्टेक लिख दिया, वो आर ये नहीं ये है, और अब ये सही है, क्योंकि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो तो फिक्स होता है, लेकिन ये लेंथ एलिमेंट अगर हमने यहां मान लिया तो आर तो अलग हो जाएगा, बोलो। और ये आर जो होता है इस फॉर्मूले में, वो लेंथ एलिमेंट से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है भाई। ये बाई मिस्टेक मैंने यहां आर लिख दिया था, ओके। मैंने कैमरा ऑन करके तभी बताया कि रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी ध्यान रखे भैया, कि कुछ आगे के लिए दिक्कत ना हो। अब कहोगे इसमें इससे क्यों नहीं गलती आई, क्योंकि लेंथ एलिमेंट भी परपेंडिकुलर ही था। यहां पे देखना, लेंथ एलिमेंट से पी पॉइंट परपेंडिकुलर नहीं था, ये परपेंडिकुलर एक अलग से मैंने ड्रॉ किया था, हाँ या ना। अब अगर ये मान लो यहीं पे होता तो आर, और यहां पे अगर मान लो एक्स है, दोनों सेम है, समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आगे वाले डेरिवेशनों में दिक्कत आ जाती, समझ गए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई, पक्का। चलो जी, तो अब अगला डेरिवेशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, आपके नोट्स में जगह देख के आपको अंदाजा लग गया होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है भाई। और पहले मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड होंगी, फिगर बढ़ेगी, दिक्कत हो जाएगी आपको। थोड़ा देख लीजिए बहुत आराम से। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके कारण मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो इसमें से मैं क्या करता हूं, इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर में से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट निकाल लेता हूं। इस कंडक्टर की लेंथ भी नहीं दी गई मेरे को कुछ, तो मैं एक हिस्से के लिए निकालूंगा पहले, और फिर बाद में इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक। मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl मान लेता हूं, जो कि इस पी पॉइंट से कितनी दूरी पर है, r की दूरी पर, ठीक है। जो एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, अगर यहां लिखा हुआ है तो वो मानो। डिस्टेंस a दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको मैंने a मान लिया। मैं इस पूरे कंडक्टर के इतने हिस्से की लेंथ को l मानता हूं, जिसका छोटा सा एलिमेंट dl है। भाई पूरी लेंथ क्या है मुझे नहीं पता, पूरी लेंथ के लिए करेंगे कुछ उपाय। पहले इस छोटी सी लेंथ का, इस लेंथ का छोटा सा हिस्सा dl, ठीक है भाई। dl के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहां होगा, अंदर की तरफ, हाँ या ना। बायोट-सैवर्ट लॉ लगा दूं क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। फिगर ज्यादा छोटी तो नहीं हुई, दिख रहा है सबको। यहां पे थोड़ा छोटा ही लिखना पड़ेगा, देखना। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड
एट P ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl is given by dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। कैसे? बाजू में लिख देना भाई, बायोट से बैठ लो। क्यों भाई? यहां पे जरा ध्यान देना, थीटा भी है, थीटा यहां 90 नहीं है। क्यों भाई? अच्छा जी, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता लाइक प्रीवियस डेरिवेशन। सर प्लीज, यहां डीबी का इंटीग्रेशन और यहां डीएल का इंटीग्रेशन मैं नहीं कर सकता। ओके, नहीं कर सकता बोल रहे हो, लिखे जा रहे हो, अभी काट दूंगा, इसलिए कह रहा हूं लिखो मत, समझाना है। क्यों नहीं कर सकता भाई डीएल का इंटीग्रेशन लास्ट डायरेक्ट? मैंने कहा था अगर डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये बाकी सारे कांस्टेंट होने चाहिए। जरा देखना यहां पर, चलो ये तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है। अब मैंने कहा कि अभी तो इतने का निकाल रहा हूं, पूरे का निकालना है, तो हर जगह क्या डीएल तो चलो उधर है, हर जगह अगर डीएल यहां नीचे आ जाए तो थीटा बदल जाएगा क्या? बदलेगा ना। तो थीटा बदल सकता है अलग अलग जगह के लिए, तो भाई तो थीटा भी वेरिएबल है। इवन कि अगर ये डीएल नीचे हुआ तो आर भी चेंज हो जाएगा, आर भी वेरिएबल है और डीएल तो वेरिएबल है ही। तो तीन तीन वेरिएबल है अभी, इससे पहले वाले में नहीं थे। फिर से दिखाऊं पहले वाला डेरिवेशन, समझ आ गया है ना? उसमें सारे कांस्टेंट थे डीएल के अलावा। कहोगे फिर क्या, अभी इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, हमें सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब एल, थीटा और आर तीनों वेरी कर रहे हैं यहां पर, तो तीनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का कुछ एडजस्टमेंट है। और वो एडजस्टमेंट कहां से शुरू होता है? थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जरा देखिए यहां पे ट्रिगोनोमेट्री में लगाने जा रहा हूं। यहां पर अगर मैं tan थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा? a अपॉन में l होगा। हाँ भाई, L अपॉन A इज इक्वल टू tan थीटा। उल्टा तो नहीं लिख गया? tan थीटा इज इक्वल टू A अपॉन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा ही लिख गया है ना? ये थीटा है, फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको थीटा ही रहने देते हैं। यहां एक नए एंगल ले लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं फाई। चलेगा? ठीक है, मैं यहां पे फाई के टर्म्स में सबको कन्वर्ट करूंगा। tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा? tan फाई का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, L अपॉन A। कहोगे ये कैसे किया आपने? वैसे तो डेरिवेशन है, आपको रूल की तरह याद रखना है, थ्योरम की तरह, लेकिन आप यूं समझो डीएल, थीटा और आर, या तो सबको थीटा में करो, या सबको एल में, या सबको आर में, या तीनों को किसी चौथे में कन्वर्ट कर दो। वो करने वाला हूं मैं। इन तीनों को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? फाई में। कहोगे आपस में नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, वो करने के बाद आपको पता चलेगा क्यों नहीं हो सकते। आप देखो जरा, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। भाई पीसीबी वालों, इतना तो मैथ्स आपको आता होगा, है ना? तो L की वैल्यू A tan फाई। अब देखो dl अपॉन डी फाई अगर हम करें
यानी विद रिस्पेक्ट टू फाई अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो tan फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। यानी कि dl इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। लिख सकते हैं क्या? इतना लिखने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डीएल की जगह पर ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा की जगह पर साइन 90 माइनस 5। ये क्या किया, समझ आ रहा है क्या? आप ये देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 होगा, तीनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम 90। तो थीटा प्लस फाई अगर 90 है, समझ भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां थीटा प्लस फाई 90 है तो थीटा की जगह अगर मैंने 90 माइनस फाई लिख दिया तो क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। अब इसका फायदा क्या हुआ जरा देखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में, मैं एक एक चेंजेस एक एक स्टेप में कर रहा हूं, नहीं तो एक ही साथ एक ही लाइन में सबको बदल देता। तो आप थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन 90 माइनस फाई को क्या लिख सकता हूं, कॉस फाई। आप जरा गौर से देखो, एक ही स्टेप में एल और थीटा दोनों फाई में बदल चुके हैं। अब बचा कौन है, आर। आर को कैसे बदले, तो एकदम बहुत आसानी से बदलेगा आर। बहुत ध्यान से एक छोटी सी बात को देखना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान देना यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, आई ए अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई। कहोगे ये तो सेम ही लिख दिया, एकदम सेम लिख दिया। अब देखो क्या करने वाला हूं, जो चेंजेस करने वाला हूं वो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर रहा हूं। कहोगे इसका फायदा देखो, सही बात है, फायदे के बगैर तो हम कुछ करेंगे ही। ए अपॉन आर या सेक फाई की वैल्यू क्या होगी इस फिगर से, जरा ये बताओ, सेक फाई की वैल्यू क्या होगी, सेक फाई की वैल्यू होगी आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इनकेस अगर आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते हो तब भी आ जाएगा, बस इससे थोड़ा आसानी से दिखता है, अरे तुरंत कट गया। आप नहीं भी करोगे तो भी सेक फाई की वैल्यू रख देना है। सेक फाई का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्यों भाई, अगर आप ये ए से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तब भी कटकुटा के वही आएगा जो अब आने वाला। बस इससे थोड़ा अच्छा सा लगता है, लो भैया स्वाहा, इधर उधर का खिचड़ी नहीं पकती। क्यों भाई, अब जरा ध्यान से देखो, जो बचा है सब कांस्टेंट है फाई के अलावा, और अगले 2 लाइन में डेरिवेशन कंप्लीट। ये मेन ये चीज थी, ये 3-4 लाइन समझे मेरी बात को। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, कहोगे ए नहीं बदलेगा भाई, ए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे तुम यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। ठीक, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। डेरिवेशन तो लगभग कंप्लीट होने वाला है, लेकिन यहां पे अभी एक बात बाकी है कि ये कंडक्टर है, पता नहीं कितना लंबा है, हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं ये इतना लंबा है, तो नीचे कितना एंगल बनाएगा, कुछ एंगल होगा नीचे, क्योंकि अब फाई के टर्म्स में तो फाई की लिमिट देखनी पड़ेगी कि मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना। भाई सामने से थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर, क्यों भाई,
मान लो नीचे जो है एंगल वो -φ1 तक जा रहा है और ऊपर φ2 तक, तो गया माइनस क्यों ले लिया भाई, एंगल है ऑब्वियसली, इधर अगर माइनस लेते हो तो आगे वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या आगे वाले को माइनस लेते हो तो नीचे वाले को पॉजिटिव, रेफरेंशियल बात है ये तो, क्या भाई। यानी कि इस कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा नीचे क्या एंगल बन रहा है और ऊपर क्या एंगल बन रहा है, क्यों भाई। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से b तक म्यू नॉट अपॉन, अच्छा यहां पे एक स्टेप क्यों बढ़ाए, लिमिट 0 से b तक और ये माइनस के φ1 से φ2 तक। बताइए कोई परेशानी किसी को, db का इंटीग्रेशन b 0 से b तक यही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, और cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, माइनस साइन फाई नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन होता, -φ1 और ये प्लस का φ2, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ2 माइनस साइन माइनस का φ1, ठीक है क्या। तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ2, और ये माइनस बाहर आएगा तो साइन φ1, यस और नो, हो गया डेरिवेशन। लेकिन अभी रुकिएगा, हो गया, अब भी कुछ है, हाँ जी स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या, ये कंडक्टर की लेंथ मैंने इतनी मान ली थी, मान लो कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो एंगल क्या होता, कोई बता सकता है, π/2, वेरी गुड। अगर ये कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट होती, नीचे जा रही है, तो ये कहां जाके मिलता, पता नहीं कहां जाके मिलता। अरे भाई ये हम मिलाते हैं ना, तो ये मिलता ही नहीं ना इनफाइनाइट होता तो, यानी ये एंगल कितना होता 90, नीचे भी 90 और ऊपर भी 90, यस और नो। तो इसमें स्पेशल केस है ये कि इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a और साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो b का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a और 1 + 1 2, 2 से ये कैंसल हो जाएगा, तो b का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 2a, ठीक है। जरा गौर से देखो, अभी अभी इससे पहले जो डेरिवेशन किया सर्कल वाला, सर्कल वाले में यहां पे 2 पाई r था, बस यहां बस पाई मिसिंग है, अदरवाइज सेम है फॉर्मूला, ठीक है सेम है, क्लियर है बेटा। पाई कहां गया, अच्छा पाई गलती से छूट गया, इससे पहले वाले में सर्कुलर लूप में क्या था, बस पाई नहीं था, और अब क्या आ गया है, पाई आ गया, ठीक है समझ आ गई बात। और यहां पे ए जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इस वाले डिस्टेंस से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है अगर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर, ठीक है समझ आ गई बात, करिए फटाफट।